मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 255वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पंचम अध्याय का प्रथम वाक्य पढ़ रहे हैं। उसमें 41वें सूत्र तक हो गया था। आज 42वें सूत्र से पढ़ेंगे। अच्छा, आज 155वीं कक्षा है। तो अभी जो जाति के विषय में चर्चा चल रही है, जाति में अंतिम जाति है कार्य समा। कार्य समा का अर्थ होता है जिस हेतु को प्रस्तुत किया गया उस हेतु के दो कार्य। तो दो कार्य हो तो कोई सा भी हो सकता है। तो ऐसे कहकर खंडन करना ये कार्य समा नामक जाति है। तो कभी कभी हम हेतु प्रस्तुत करते हैं, वो हेतु कारण तो बनता है लेकिन अनेकांतिक हो जाता है। उस हेतु से दूसरा भी होता है और हम जो साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं वो भी होता है। तो दोनों बातें होती हैं। तो इसलिए वैसे हेतु को ठीक नहीं माना जाता है और अनेकांतिक को दोष माना जाता है। मान लीजिए किसी ने कमजोर हेतु रख दिया और दूसरा व्यक्ति उसका खंडन करता है, तो पहला व्यक्ति का काम होता है उसका सुधार करे। और यदि वो सुधार न करके दूसरे व्यक्ति ने जो खंडन किया उसके खंडन में दोष दिखाता है, तो फिर ये षठ पक्षी प्रकरण शुरू होता है। पहले उन्होंने स्थापना की और उस स्थापना का किसी ने दोष दिखाकर खंडन किया, ये दूसरा पक्ष हो गया। अब दूसरे पक्ष में जब खंडन हो जाए तो अपने हेतु को थोड़ा सुधार कर दे, मॉडिफाई कर दे, संशोधन कर दे और कोई कारण जोड़ दे जिससे अपना हेतु ठीक हो जाए, तब तो ये सुधार हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसे न करके वो कहता था आपने जो खंडन किया वो खंडन में ठीक नहीं है, उस खंडन में भी दोष है, ऐसे कह देने से फिर ये षठ पक्षी प्रकरण शुरू होता है। षठ पक्षी का अर्थ होता है 6 पक्ष। पहले एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने खंडन किया, फिर तीसरे ने कहा आप में भी वही दोष है, फिर चौथे पक्ष में वही खंडन करने वाला व्यक्ति फिर कहेगा कि जो दोष आप हम में बता रहे वो दोष तो आप में भी है। ऐसे 4 पक्ष हो गए थे। स्थापना, उसका प्रतिषेध, फिर प्रतिषेध में भी दोष कहना, ये तीसरा पक्ष, और प्रतिषेध का जो खंडन किया उसको भी प्रतिषेध कहते हैं, वो भी प्रतिषेध में भी वही दोष है। ये 4 पक्ष हो गए। अब फिर और 2 पक्ष हो सकते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 5, 1, 42 सूत्र बोलिए। प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेध विप्रतिषेधे समान दोष प्रसंग मतानुज्ञा।
मतानुज्ञा का अर्थ होता है मत का अनुज्ञा, अनुज्ञा का अर्थ है स्वीकार, दूसरे के मत को स्वीकार कर लेना, इसको मतानुज्ञा कहते हैं। ये एक निग्रह स्थान में आएगा, लेकिन जाति के प्रसंग में जब ये षटपक्षी आता है तो उसमें ये निग्रह स्थान एक रूप में घुस जाता है। दूसरे के बात को स्वीकार कर लेना मतानुज्ञा होता है। तो अब जब व्यक्ति प्रस्तुत किया, दूसरे ने खंडन किया, तब जब ये कह देता है आप में भी, तो ये दोष आ जाता है। तो इसको मतानुज्ञा कहते हैं। ये कब होता है? सूत्र देखिए, प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपेत्य, प्रतिषेध को, खंडन को, सदोषम दोष से साथ, दोष के साथ स्वीकार करके, खंडन के खंडन में भी वही दोष है। खंडन किसने किया था? दूसरा व्यक्ति ने। अब दूसरे व्यक्ति ने जब खंडन किया, पहला व्यक्ति ने, स्थापनावादी ने कहा कि आपने जो खंडन किया उसमें भी दोष है। तब जब ऐसे उन्होंने कहा कि आपके खंडन में भी दोष है, तो वो उसको स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ में कह दिया हमारे खंडन का जो आपने खंडन किया उसमें भी दोष है। तो अब खंडन करने वाला दूसरा व्यक्ति, तो दूसरे व्यक्ति ने जो खंडन किया था उसमें दोष पहला व्यक्ति ने दिखाया। अब ये व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है, मैंने जो खंडन किया था वो खंडन तो दोष है, लेकिन मेरा खंडन का जो आपने खंडन किया उसमें भी तो दोष है। तो ऐसी स्थिति है। खंडन में दोष को स्वीकार करके खंडन के खंडन में भी वही दोष विद्यमान है, ऐसे कहना, ये मतानुज्ञा नामक जाति को, निग्रह स्थान को। बात स्पष्ट हो गई कि जब एक पहला व्यक्ति ने किया था, दूसरे व्यक्ति ने खंडन किया, पहले व्यक्ति ने उस खंडन का खंडन किया, तो दूसरा व्यक्ति कहता है आपने जो खंडन का खंडन किया उसमें भी दोष है। ऐसी स्थिति को फिर से दोहरा देना, ये मतानुज्ञा, मतलब जो गलती हो चुकी है उस गलती को फिर से स्वीकार करना। पुनरुक्त दोष भी कहेंगे, आगे भाष्य में पढ़ेंगे हम। जो गलती पहली बार हो गई उसी गलती को फिर से दोहराना, ये 5वां पक्ष है। भाष्य देखिए, प्रतिषेधम बराबर द्वितीय पक्षम, प्रतिषेध हुआ जो दूसरा पक्ष था उसको सदोषम अभ्युपेत्य, वो जो दूसरा पक्ष खंडन था उसको दोष स्वीकार करके, तत् उद्धारम अनुक्ता, उद्धार का अर्थ उत्तर, उसका कोई जवाब नहीं दिया। उद्धार, उद्धार करो प्रभु, उद्धार करो क्या है? जो गलती हो गई उससे ऊपर उठाओ, तो उसका उद्धार का मतलब जो गलती हो गई उसका निराकरण, उसको कहते हैं उद्धार। तो कई बार लोग कर्जे में डूब गया, कहता भगवान आप मुझे इससे उद्धार करो, मतलब जो दोष हो गया वो कर्जा मेरा चूक जाए। तो ऐसे जो गलती हो गई बोलते समय, हेतु में, दृष्टांत में, उसका उद्धार, उसका निराकरण, उसका उत्तर न कहकर अनुज्ञाया, उसका उत्तर तो नहीं दिया लेकिन उसको स्वीकार कर लिया। प्रतिषेध विप्रतिषेधे, खंडन का भी खंडन जो तीसरे पक्ष में था उस तीसरे पक्ष में समानम अनेकांतिकत्वम इति, वहाँ में वही अनेकांतिक है। इसी प्रकार समानम दूषणम प्रसजतः, समान दोष को प्राप्त करता हुआ, मतलब जब उन्होंने कहा था, खंडन करने वाला ने खंडन कर दिया कि आपके पक्ष में अनेकांतिक है, तो जब स्थापनावादी कह देता है कि आपने हमारे हेतु में अनेकांतिक बताया, लेकिन आपका जो खंडन है ये खंडन भी तो अनेकांतिक है, ऐसे प्रस्तुत कर दिया। खंडन का खंडन में अनेकांतिक जब ऐसे प्रस्तुत करता है, समानम दूषणम,
समान रूप से दोष को प्रसजतः प्राप्त करता हुआ। दूषणवाद है ना, दूषणवाद है, ये दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति का मतानुज्ञा प्रसजता, मतानुज्ञा यह प्राप्त होता है। इति पंचमा पक्ष, ये पांचवा पक्ष है। जो दूसरे व्यक्ति ने आपको बताया कि आपके हेतु में अनेकांतिक है, इतना कहने पर यदि आप उसका सुधार कर देते तब तो ठीक है, लेकिन आपने जब कह दिया, आपने जो खंडन किया वो भी अनेकांतिक है, तो ये उसकी बात को आपने एक प्रकार स्वीकार कर लिया। उसके बाद में दोष है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो दोष लगाया उस दोष को आपने स्वीकार कर लिया। तो जब स्वीकार कर लिया तो उसके मत को आपने अनुमत कर लिया, मान लिया। अब तीसरे पक्ष में ये कहा था कि आपके कथन में, आपके खंडन में भी दोष है, तो उन्होंने कहा खंडन के खंडन में भी दोष है। तब फिर ये यदि कह दें आपने जो हमारे खंडन का खंडन किया उसमें भी दोष है, तो एक प्रकार के पुनरुक्त दोष हुआ, मतानुज्ञा हो गए। जैसे किसी ने कहा कि तू चोर है, तो सामने वाला कह देता है, क्या कहता है, तू भी बोल दिया, मैं बोल दिया मतलब आपने स्वीकार कर लिया, तू भी चोर है। तो कहता तेरा बाप चोर है, ये कहता तेरा बाप भी चोर है, फिर वो क्या कहेगा, तेरा बाप के बाप भी चोर है। तो इसी प्रकार जो कथन है वो यहाँ है, तू चोर है, ये स्थापना मैंने रख दिया, और दूसरे व्यक्ति ने कहा तू भी चोर है, फिर खंडन करने वाला, तो मैं चोर हुआ तो क्या हुआ, तू भी तो चोर हो गया है, ये तो दोनों स्वीकार कर लिए। तो तेरा बाप चोर, ये तीसरा पक्ष है, तेरा भी बाप चोर है, ये चौथा पक्ष, तेरा बाप का बाप चोर है, ये पांचवा पक्ष, ये पांचवा पक्ष हो गया। उन्होंने जो कहा कि तेरा बाप चोर है उसका तो उत्तर आपने दिया ही नहीं, उल्टा कह दिया कि तेरा बाप का बाप चोर है। वो तो बात की बात है, पहले इसका तो उत्तर दो कि मेरा बाप चोर नहीं है, मैं चोर नहीं हूँ। ये उत्तर ना देकर जब उसके आगे चलेंगे तो ये एक प्रकार से मतानुज्ञा हो गई। 43वां सूत्र देखिए, बोलिए, स्वपक्ष लक्षण अपेक्षा उपपत्ति उपसंहारे हेतु निर्देशे परपक्ष दोष अभ्युपगमात् समानः दोषः इति। स्वपक्ष, अपने पक्ष में जो लक्षण रखा है, क्या लक्षण रखा कि अनेकांतिक दोष है, ये जो अपने पक्ष में अनेकांतिक दोष लक्षण है उसकी अपेक्षा, पूरा ये षटपक्ष प्रकरण क्यों चल रहा है, अनेकांतिक, स्थापना वाले ने भी अनेकांतिक रख दिया, खंडन करने वाला ने भी अनेकांतिक रख दिया, तो अनेकांतिक होने से ही हुआ, तो उसी लक्षण की अपेक्षा से, उसी के आधार पर, वही मूल में कारण है, तो उसके अपेक्षा से उपपत्ति उपसंहारे, जिस बात की सिद्धि होती है उसको प्रस्तुत करने पर हेतु निर्देश से, हेतु के कथन में, परपक्ष दोष अभ्युपगमात्, दूसरे व्यक्ति का पक्ष को स्वीकार कर लेने से समाना दोष, वही दोष आ गया, जो दोष उसके अंदर था वही दोष आपके अंदर भी आ जाएगा। उसके दोष में, उसके हेतु में अनेकांतिक था और आपने भी उसी के आधार पर बता दिया, तो आप में भी अनेकांतिक दोष प्राप्त हो जाएगा। सूत्रार्थ स्पष्ट हुआ। स्वपक्ष, अपने पक्ष के लक्षण जो अनेकांतिक लक्षण की अपेक्षा से दोष की सिद्धि होती है, उस सिद्धि को किसी ने प्रस्तुत किया, प्रस्तुत करने पर जब हेतु के कथन में
दूसरे व्यक्ति का भी शब्द कभी नहीं बोलना होता है। जब भी बोल देते हैं तब परपक्ष दोष का अभ्युपगम हो गया। किसी ने कहा तू चोर है, तो आपने कहा तू भी चोर। भी कहते ही मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया, क्योंकि भी समुच्चय में होता है। मैं भी जाऊंगा मतलब कोई और भी जा रहा, तभी तो भी होता है। तो उन्होंने कहा तू चोर है, तो आपने कहा तू भी चोर। तो तू भी मतलब और कौन, जिसने कहा वो भी सम्मिलित हो गया उसमें। तो ऐसे कहने से समान रूप से दोष आता है। जो दोष उसमें है वही दोष खंडन करने वाले में भी आएगा। छठा ये सूत्र है, पिछला सूत्र पांचवा था, ये छठा नहीं नहीं विपरीत। अभी भाष्य में स्पष्ट लिखा है, सारा लिखा है, पांचवा कौन सा छठा कौन सा सब लिखा है भाष्य में। बयालीसवां सूत्र पांचवा पक्ष है, स्पष्ट लिखा है भाष्य में। और ये 43वां सूत्र छठा पक्ष है। देखिए भाष्य में, स्थापना पक्षे प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् इति दोषः स्थापना हेतुवादिनः। आपके स्थापना लिखा ना, स्थापना हेतुवादिनः, तो स्थापना के स्थान पर कहीं पर प्रतिषेध हेतुवादिनः है, वो पाठ है। पाठ वेद लिख लीजिए, जहाँ स्थापना लिखा है दूसरे पुस्तक में वो प्रतिषेध लिखा है। हेतुवादिनः तो वही है, यहाँ स्थापना हेतुवादिनः, दूसरे पुस्तक में प्रतिषेध हेतुवादिनः। अर्थ तो वही लेना पड़ेगा प्रतिषेध वाला, नहीं स्थापना रखेंगे तो अर्थ बदल कर लेना पड़ेगा। उसको मैं बताता हूँ। तो प्रतिषेध हेतुवादिनः स्वपक्ष लक्षणों भवति, अपने पक्ष का लक्षण होता है। अब अर्थ देखिए, स्थापना पक्षे, स्थापना पक्ष क्या था, शब्द अनित्य है, प्रयत्न अनंतरेकत्वात्, ये प्रयत्न अनंतरेक को उसने हेतु में रखा था। इस स्थापना पक्ष में क्या हुआ, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् इति दोष। ये दोष कौन लगाएगा, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् कौन कहेगा, खंडन करने वाला कहेगा। खंडन करने वाला को प्रतिषेधवादी कहेंगे, तो इसलिए प्रतिषेध हेतुवादिना, ठीक है। और यदि कहीं पाठ ऐसे मिलता है स्थापना हेतुवादिना, तो इति दोष स्थापना हेतुवादिना, ये दोष किसका है, प्रयत्न कार्य अनेक, ये दोष है। ये दोष किसमें है, स्थापना हेतुवादिना। लेकिन कह रहा कौन, प्रतिषेध हेतुवादिना। ऐसे अर्थ करना पड़ेगा। अर्थ में तो वही रखना पड़ेगा कि स्थापनावादी ने जो हेतु रखा वो हेतु कमजोर है, और उस कमजोरी को कौन बता रहा है, दूसरा वादी, प्रतिषेध हेतुवादी। इसको कहते हैं स्वपक्ष लक्षणों भवति। ये स्वपक्ष, जो खंडन करने वाला, खंडन करने वाला का पक्ष क्या है कि अनेकांतिक है, अनेकांतिक के आधार पर ही तो खंडन कर रहा है ना। तो ये प्रतिषेध हेतुवादी का अपने पक्ष का लक्षण होता है। अकस्मात क्या होता है, स्वपक्ष समर्थत्वात्, अपने पक्ष से उठकर आया है। ये जो दोष है, प्रयत्न कार्य अनेक प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, ये जो है ये इसी पक्ष से उठकर आया। षट पक्ष कहाँ से चालू होता है, कार्य समझ आती है ना, ये कार्य समझ आती में दिखा रहा। और कार्य समझ कब होता है, जब कह देता है प्रयत्न के अनेक कार्य है, ऐसे कहेगा तब षट पक्ष चलता है। तो उसी से ये षट पक्ष उठकर आया है। स्व अयम स्वपक्ष लक्षणम, वहाँ यह जो अपने पक्ष का लक्षण है, दोषम अपेक्षमाण अनुद्धृत्य अनुज्ञाय, अपने पक्ष का ये जो लक्षण है उस दोष को अपेक्षा करते हुए, उसका उत्तर न देते हुए, अनुज्ञाया स्वीकार करके, प्रतिषेधे अपि समान दोष,
खंडन में भी वही दोष है। जब प्रतिषेध हेतुवादी ने रखा तब उसको स्थापनावादी कहता आपके खंडन में भी वही दोष है। ये जब प्रस्तुत कर दिया, इति उपपद्यमानम दोषम परपक्षे उपसंहरति। जो दोष इसके अपने पक्ष में आ रहा था, स्थापनावादी के पक्ष में आ रहा था कि आपने कहा कि प्रयत्न के कारण से शब्द अनित्य है, ये जो आपने प्रस्तुत किया इसका आपने कोई उत्तर नहीं दिया, और इसका उत्तर न देकर उन्होंने क्या कहा, उसी दोष को दूसरे के सिर पर डाल दिया कि आपने जो खंडन किया आप में भी वही दोष है। स्वपक्ष लक्षणम दोष अपेक्षमाण, अपने पक्ष लक्षण दोष को स्वीकार अपेक्षा करता हुआ अनुधृत्य, उसका उत्तर न देकर अनुज्ञाया, उसको अनुज्ञा कर दिया, मान लिया स्वीकार करके, प्रतिषेधे अपनी समान दोष यदि उपपद्यमान, ये जो दोष है पर पक्ष उपसंहरति, दूसरे के पक्ष में इसी दोष को लगा रहा कि मेरे में अनेकांतिक है तो आप में भी अनेकांतिक भी आ गया। ये अपी शब्द बहुत खतरनाक है। तो कभी भी शास्त्रार्थ में मार्गचित में इन्हें कहना कि आपका भी, वो तो आखिरी में और कोई उपाय नहीं है, तब वो आप कहो देखो मेरा पक्ष तो सिद्ध नहीं हुआ, आपका पक्ष भी सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन वो मेरा पक्ष सिद्ध नहीं हुआ आपने स्वीकार कर लिया, वो सामने वाला तो अभी तक स्वीकार नहीं किया। तो भी कहना बड़ा खतरनाक है। भी कहते हैं आपका पक्ष खंडित होगा, वो तो रहेगा। किसने कहा तू चोर है, आपने कह दिया तू भी चोर है। अब तू भी कहने से आपने तो अपना तो स्वीकार कर लिया, उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया। वो तो कहेगा मैं तो चोर नहीं हूँ, तू ही चोर है। जैसे आप कहोगे तू भी चोर है, वो कहेगा तू भी चोर नहीं, तू ही चोर है, फिर आपका पक्ष जाएगा। इत्थं च अनेकांतिका प्रतिषेध इति हेतुम निर्दिशति। इस प्रकार से अनेकांतिका प्रतिषेध, ये जो प्रतिषेध खंडन है ये अनेकांतिक है, यदि हेतु निर्दिशति, इस हेतु को निर्देश करता है। अपने दोष को तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन दूसरे व्यक्ति में जो दोष है उस दोष को भी अनेकांतिक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तत्र स्वपक्ष लक्षण अपेक्षया उपमन्यमान दोष उपसंहारे हेतु निर्देशे च सति अनेन परपक्ष अभिभवः भवति। वहाँ पर अपने लक्षण की अपेक्षा से सिद्ध होता हुआ दोष प्रस्तुत होने पर हेतु के कथन में अनेन परपक्ष, ऐसे हेतु निर्देश सती, हेतु का कथन हो जाने पर अनेन परपक्ष अभिभवः भवति, दूसरे का को आपने स्वीकार कर लिया। भी कहते ही आपने दूसरे की बात को भी मान लिया। कथम कृत्वा, कैसे आपने मान लिया, ये कैसे कह रहे हो आप? तो उत्तर दे रहे यह परेण प्रयत्न कार्य अनेकत्वात् इत्यादि न अनेकांतिक दोष उक्त तम अनुधृत्य प्रतिषेधे अपनी समान दोष यदि आह। दूसरा व्यक्ति ने जब कहा कि आप कह रहे हो कि प्रयत्न के बाद शब्द होता है, और जो प्रयत्न के बाद होता है वो अभिव्यक्ति भी होता है, उत्पन्न भी होता है। तो प्रयत्न करके टॉर्च जलाए तो घड़े की अभिव्यक्ति हुई, घड़ा अंधेरा में था, दिख नहीं रहा था, टॉर्च जलाया तो घड़ा अभिव्यक्त हुआ। और कुम्हार जब प्रयत्न करके मिट्टी से घड़ा बनाता तो प्रयत्न से घड़े की उत्पत्ति हुई। तो प्रयत्न से तो दोनों होता है, उत्पत्ति भी होती है, अभिव्यक्ति भी होती है। तो शब्द प्रयत्न से हुआ, इसलिए शब्द अनित्य क्यों होगा? अभिव्यक्ति भी तो हो सकता है। कैसे माने हम? प्रयत्न से हुआ तो उत्पन्न हुआ। ये जब किसी ने कहा परेण, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरावादी दोष दिखाने वाले के द्वारा, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न कार्य
प्रयत्न के कार्य अनेक होने से इत्यादि न इत्यादि कथन से अनेकांतिका दोष उक्ता, अनेकांतिक दोष को उन्होंने दिखाया। तम अनुधृत्या, ऐसी स्थिति में स्थापनावादी का कर्तव्य होता है कि जो दोष उन्होंने लगाया उस दोष को हटाए, न कि दूसरे के ऊपर दोष आरोप करे। कभी कोई व्यक्ति हमारे ऊपर दोष लगाता है तो हमारा कर्तव्य है हम उस दोष को हटाए। जो दोष लगाए वो दोष नहीं सिद्ध करे अथवा दोष को ही छोड़ दे तब तो ठीक है। अब कोई कहे देखो आपने तो मेरे ऊपर एक दोष लगाया, आप में 4 दोष है, तो उसके 4 दोष होने से क्या आपका एक दोष हट जाएगा? किसी ने कहा कि आप चोरी करते हो, तो आपने कहा मैं तो, आप तो चोरी भी करते हो, आप तो शराब भी पीते हो, आप तो लूटते भी हो, आप हिंसा भी करते हो। अब इतने 4 दोष गिना दिया, 4 दोष गिनाने से आपका दोष तो हटा नहीं ना, तो कोई दोष मत, हम तो हमारा कर्तव्य हम उस दोष का उत्तर दें, हमारे में वो दोष नहीं है सिद्ध करें। उसके बदले में यदि हम उसमें दोष दिखाते तो हमारा दोष नहीं हटता। तो प्रतिषेधे अपि समान दोष इत्याह एवं स्थापनां सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेधे अपि समानं दोषम प्रसजतः परपक्ष अभ्युपगमात् समान दोष भवति। इस प्रकार से स्थापना को दोष के सहित स्वीकार करके खंडन में भी दोष को प्रस्तुत करता हुआ सामने वाला व्यक्ति ने जो खंडन किया उस परपक्ष को आपने स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने कहा कि आपका पक्ष कमजोर है तो आपने कहा आपका पक्ष भी कमजोर है, तो आपने तो ये सिद्ध नहीं किया कि मेरा पक्ष कमजोर नहीं है, तो आपने स्वीकार कर लिया। तो समान दोष कहना जैसे परस्य प्रतिषेधम सदोषम अभ्युपत्य प्रतिषेध विप्रतिषेध अपि समान दोष प्रसंग मतानुजम प्रसज्जते। जिस प्रकार से दूसरे व्यक्ति का खंडन को दोष मानकर स्वीकार करके खंडन के खंडन में भी दोष को बताना एक मतानुज्ञा है। जब आप दूसरे व्यक्ति ने खंडन किया तो उसका उत्तर आपने नहीं लिया, तो आपने एक प्रकार से उसकी बात को स्वीकार कर लिया। और सामने वाला व्यक्ति यदि कह दे कि चलो मैंने में अपने 4 दोष दिखाया, आप में भी तो ये दोष है, तो उन्होंने अपने दोष का कोई उत्तर नहीं लिया। तो एक प्रकार से जो पहला व्यक्ति ने उसका खंडन किया था उन्होंने भी उसको मान लिया। पहला व्यक्ति ने दूसरे का मान लिया, दूसरे व्यक्ति ने पहले का मान लिया। तो ऐसी स्थिति में षटपक्ष चालू होता है। दोष प्रसंग मतानुज्ञा प्रसज्जते, उसके बाद को आपने स्वीकार कर लिया। तीसरी स्थिति में जब तीसरा पक्ष आया तब स्थापनावादी ने खंडन करने वाले का मान लिया, और जब चौथे पक्ष आया तब खंडन करने वाले ने पहले व्यक्ति के बात को मान लिया। तो ऐसे दोनों के बात को मान लिया, यहाँ भी मतानुज्ञा हो गया। तथा अस्यापि स्थापनां सदोषम अभ्युपेत्य प्रतिषेधे अपि समानं दोषम प्रसजत मतानुज्ञा प्रसजत। तथा जैसे वहाँ पर दोष आया उसी प्रकार से ही अस्यापि स्थापना, इसके स्थापना को भी दोष के साथ स्वीकार करके खंडन में भी समान दोष प्रस्तुत करता हुआ ये भी एक मतानुज्ञा है। खलु अयं षष्ठ पक्ष, ये फिर छठा पक्ष हो जाएगा। साथ साथ चल रहे। पहला पक्ष स्थापनावादी, खंडन किया तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। चौथे में खंडन करने वाला ने पहले व्यक्ति की बात को स्वीकार कर लिया।
फिर जब कह देगा कि आप में भी वही दोष है, फिर और एक स्टेप आगे बढ़ेगा, 5वां हो गया। फिर वो भी कहता है इसमें भी दोष है, कह दिया, तो फिर छठा पक्ष हो गया। हाँ, मत्सर बन सकते हैं, 6 के बाद और आगे नहीं बढ़ते बस। दो मतलब उसी बात की पुनरुक्ति हो गई ना, कितनी बार पुनरुक्ति करेंगे? एक बार बोल दिया, दोबारा बोल दिया, बस हो गया, और कितना बार बोलेंगे? तत्र खलो स्थापना हेतुवादिनः प्रथमा तृतीय पंचम पक्षाः, स्पष्ट लिख दिया। जो स्थापना करता है उस व्यक्ति का प्रथम पक्ष है, उसी का तृतीय पक्ष है, उसका 5वां पक्ष है। प्रतिषेध हेतुवादिनः द्वितीय चतुर्थ षष्ठ पक्षा, ये तो सरल। जो खंडन करने वाला है उसका दूसरा पक्ष, चौथा पक्ष और षष्ठ पक्ष। तेषां साधु असाधुतायां मीमांस्यमानायां चतुर्थ षष्ठयोः अविशेषात् पुनरुक्त दोष प्रसंगः। ये जो 6 पक्ष चला, इस 6 पक्ष में, इन 6 पक्ष में कौन सा ठीक और कौन सा गलत, इसकी जब मीमांसा करेंगे, मीमांसा का अर्थ विचार, इसका जब विचार करेंगे, इसका जब चिंतन करेंगे, तो चौथे पक्ष में और छठे पक्ष में अविशेषात, कोई विशेष नहीं है। चौथा पक्ष भी वही कहा था कि आपने हमारे खंडन का जो खंडन किया वो दोष है। छठे में भी वही कह रहा कि जिस लक्षण से आपने खंडन किया वो लक्षण तो आप में भी है। तो चौथे और छठे में कोई अंतर नहीं। तो हम इसके साथ पुनरुक्त दोष प्रसंगा या पुनरुक्त दोष की बात आती है। चतुर्थ पक्षे समान दोषत्वम परस्य उच्यते। चौथा पक्ष में समान दोष बताता, क्या बताया? प्रतिषेध विप्रतिषेधे प्रतिषेध दोषवत दोष। ये कौन सा सूत्र है? 41वां सूत्र है। प्रतिषेध खंडन के खंडन में भी खंडन के समान ही दोष है, ये 41वें सूत्र में बताया था। ये चौथा पक्ष था। षष्ठ पक्षापि परम पक्ष अभ्युपगमात् समान दोष। छठे 43वें सूत्र के आखिरी में देखिए, परम पक्ष अभ्युपगमात् समान दोष, ये बात है। तो ये बात, और ऊपर वाले में जो लिखा था प्रतिषेध दोष अवत दोष, दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इति समान दोषोत्तम एवं उच्यते न अर्थ विशेष कश्चिद अस्ति। दोनों में कोई अर्थ में अंतर नहीं है। 41वें सूत्र में जो बात बताई 43वें सूत्र में भी वही बात है, कोई नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। और समान तृतीय पंचमयो पुनरुक्त दोष प्रसंग, वही की बात तीसरे पक्ष में और 5वें पक्ष में बराबर बराबर बात है। तीसरे में जैसे खंडन किया था, 5वें में भी वही खंडन किया, दोनों में कोई नई बात नहीं है। तृतीय पक्षे अपि प्रतिषेधे अपि समान दोष, ये तीसरा पक्ष था। 39वां सूत्र है। तो 39वें सूत्र में स्थापनावादी ने कहा था कि आपने जो खंडन किया उस खंडन में भी वही दोष है। यदि समानत्वम अभ्युपगम्यते, दोनों में समानता है, ये स्वीकार किया जाता है। तीसरे पक्ष में जब स्थापनावादी ने कहा कि आपने जो हमारा खंडन किया उस खंडन में भी दोष है, खंडन में भी का मतलब अपने में भी स्वीकार कर लिया, तो भी कहने के कारण से वो दोष हो गया। पंचम पक्षे अपि, 5वें पक्ष में भी प्रतिषेध विप्रतिषेधे समान दोष प्रसंग, खंडन के खंडन में भी समान दोष है।
प्रतिषेध विप्रतिषेधे समानदोष प्रसंग अभ्युपगम्यते न अर्थ विशेष कश्चित उच्यते। अर्थ विशेष कोई नई बात इसमें भी नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल बराबर बराबर है। ऊपर वाले में प्रतिषेध है अपी, वहां अपी शब्द लगा हुआ है, और यहाँ समान दोष है। अपी कहने का अर्थ हो गया भी, और समान का अर्थ आप में भी है मेरे में भी है, वो भी अर्थ है। अपी कहने से जो अर्थ आता है, समान कहने से वही आता है। जब कोई कहता है कि आप गलत काम करते हैं, तो दूसरे ने कहा हम दोनों बराबर हैं, मैं भी करता हूँ आप भी करते हो, तो समान कहो अथवा भी कहो, दोनों बराबर होते हैं। तो प्रतिषेध विप्रतिषेधे अपि समान दोष प्रसंग अभ्युपगम्यते न अर्थ विशेष कश्चित उच्यते। कोई नई बात तो इसमें नहीं है। तत्र पंचम षष्ठ पक्षयोः अर्थ अविशेषात् पुनरुक्त दोष। पांचवा पक्ष जो है तीसरे का पुनरुक्त हुआ है, और छठा पक्ष जो है चौथे का पुनरुक्त हुआ है, तो दोनों बराबर बराबर हो गए, तो इसलिए पुनरुक्त दोष कहा गया। तृतीय चतुर्थयोः मतानुज्ञा, तीसरे और चौथा दोनों में देखिए, तीसरे में अपी पड़ा है और चौथा में समान पड़ा है, तो इसलिए दोनों में मतानुज्ञा हो गए। मतानुज्ञा मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आरोप को स्वीकार कर लेना है, मतानुज्ञा है। प्रथमा द्वितीय विशेष हेतु अभाव। प्रथम पक्ष अर्थात स्थापनावादी ने जो रखा है उसमें क्या दोष आ गया? हेतु कमजोर है, हेतु ठोस नहीं है। यदि वह प्रयत्न अनंतरेकत्वात् न कहकर उत्पत्ति मत्वात् कह देता तब वो खंडन नहीं कर सकता था। शब्द अनित्य है, क्यों अनित्य है? यदि कह देता उत्पत्ति वाला होने से, तो खंडन करने वाले को कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसे हेतु रख दिया, प्रयत्न अनंतरेकत्वात्, प्रयत्न के बाद होता है, तो यह हेतु कमजोर पड़ गया। तो कभी कभी ऐसे होता है हम सही बात को सिद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हेतु कमजोर हो जाए तो फिर सुधार कर लें। सुधार ना करके यदि सामने वाला में दोष दिखाएंगे तब तो बात बढ़ेगी। और दूसरा व्यक्ति ने कहा कि अनेकांतिक है, अनेकांतिक तो उन्होंने प्रस्तुत किया, प्रयत्न के कार्य अनेक होने से तो प्रस्तुत किया, लेकिन अनित्य नहीं है इसके लिए कोई ठोस हेतु नहीं दिया। यदि अनित्य नहीं होने का कोई ठोस हेतु दे देता तब उसका खंडन ठीक माना जाता। मैंने उसको ये नहीं कहकर कहा भाई अनित्य भी हो सकता है नित्य भी हो सकता है, तो हो सकता है कोई प्रमाण नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूँ बार बार। कभी कोई कहता हो सकता है, कहता हो सकता है, ये कोई प्रमाण है क्या? हो सकता नहीं, अनित्य नहीं है कोई ठोस प्रमाण दो, नित्य है कोई ठोस प्रमाण दो। ठोस प्रमाण होने से बात की सिद्धि होती है। जब आपको हो सकता है कहोगे तब तो वो कमजोर है, बात को सिद्ध नहीं कर पाएगा। विशेष है तो अभाव। षट पक्षाम उभयोः असिद्धये, षट पक्षी इसके सप्तमी में क्या? षट पक्षाम, षट पक्षी में उभयोः असिद्धये, न स्थापनावादी की सिद्धि होगी न खंडन करने वाले की सिद्धि होगी। स्थापनावादी भी ठीक नहीं, दूषणवादी भी ठीक नहीं। कदा षट पक्षी, कब षट पक्षी प्रकरण प्रारंभ होता है? कहते हैं यदा प्रतिषेधे अपि समान दोष इति एवं प्रवर्तते तदा उभयोः पक्षयोः असिद्धि। जब एक व्यक्ति स्थापित करता है और दूसरा व्यक्ति खंडन करता है, तब यदि पहला व्यक्ति कह देता आप में भी दोष है, तब वह षट पक्षी उत्पन्न होता है। तो कभी भी ये नहीं कहना कि भी,
तो वहाँ षट पक्षी चलेगा फिर। यदा तो कार्य अन्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम अनुपलब्धि कारणोपपत्तेः इति अनेन तृतीय पक्ष युज्यते तदा विशेष हेतु वचनात् प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ शब्दस्य न अभिव्यक्तिरिति। मान लीजिए किसी ने कहा दिया कि भाई आपने ये कहा प्रयत्नानंतर होने से अनित्य ही ठीक नहीं है, प्रयत्नानंतर से उत्पत्ति भी होती है अभिव्यक्ति होती है। यदि स्थापनावादी पहला व्यक्ति अपने हेतु को थोड़ा संशोधित कर देता है, हेतु में जो कमजोरी है उसको हटाता है, कुछ और बात जोड़कर कहता है नहीं प्रयत्न से हेतु उत्पत्ति भी होती है अभिव्यक्ति दोनों तरह है, लेकिन इस शब्द के लिए अभिव्यक्ति हो रही है, शब्द अभिव्यक्ति हो रहा, अभिव्यक्त हो रहा, उत्पन्न नहीं हो रहा, ऐसे कोई कारण नहीं मिल रहा। एक बात हो गई कि प्रयत्न के बाद होता है और प्रयत्न से पहले शब्द था, किसी कारण से पता नहीं चल रहा था, ऐसे कोई आवरण हमको मिल नहीं रहा। ऐसे यदि सुधार कर दे जो बात 38वें सूत्र में कहा, कार्य अन्य पे कार्य अन्य होने पर प्रयत्न अहेतुत्व, प्रयत्न का अहेतुत्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अनुपलब्धि कारण उपपत्ति है। जहां जहां पर अनुपलब्धि का कारण मिलेगा तब हम कह देंगे कि यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ। जैसे टॉर्च जलाया तो वहां आपको घड़ा दिखा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि टॉर्च जलाने से घड़े की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि अंधेरे के कारण से नहीं दिख रहा था, प्रकाश आते ही दिख गया, तो वहां उत्पत्ति हम नहीं कहेंगे। लेकिन जब कुम्हार घड़ा बना रहा है, घड़ा पहले से था, ऐसे कोई कारण मिल नहीं रहा, तब तो उत्पत्ति माननी पड़ेगी। मकान पहले से यहाँ था, ऐसे कोई लक्षण कोई आवरण कुछ नहीं मिल रहा, तब तो उत्पत्ति माननी पड़ेगी। हाँ, कपड़ा ढका हुआ था, कपड़ा हटा दिया तब देख गए, तब कहेंगे अभिव्यक्त हुआ, उत्पत्ति नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसे कोई आवरण भी नहीं है और वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं हो रहा, किसी प्रमाण से नहीं हो रहा, तब तो मानना पड़ेगा कि उत्पन्न हुआ, पहले नहीं था। न ऐसे जब तृतीय पक्ष युज्यते, तीसरे पक्ष को यदि ऐसे प्रस्तुत कर देता है तो ना, तब तो विशेष हेतु हो जाने से प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ, आत्मलाभ का अर्थ है उत्पत्ति, प्रयत्न के बाद शब्द उत्पन्न हुआ है, न अभिव्यक्ति अभिव्यक्त नहीं हुआ है, इति सिद्धि, ये बात सिद्ध हो जाती है। प्रथम पक्ष की सिद्धि हो जाएगी, न षट पक्षी प्रवर्तते, फिर वहाँ षट पक्षी प्रकरण नहीं चलेगा। स्वामी जी, जो इसने ये हेतु दिया इतना ठोस नहीं है, ये प्रतिज्ञा के बाद में जब हेतु रखेगा इसको कैसे रखना चाहिए इसी हेतु को, ताकि वो पूर्व पक्षी दोष न लगा सके। व्याप्ति देखनी पड़ेगी, यहाँ व्याप्ति नहीं है ना, इन्होंने कहा प्रयत्न अनंतर्यम, प्रयत्न अनंतर्यत्वात्, तो व्याप्ति क्या निकलेगा, जो जो प्रयत्न के बाद होते हैं वह अनित्य होते हैं, प्रयत्न के बाद तो अभिव्यक्ति भी होती है। जी, नहीं सुधार करने के बाद तो वो ठीक हो गया, तो पहले से ही वो सुधार करके कैसे बोल सकता है इसे? तो उत्पत्ति मत्वात्, ये तो कह रहा हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि प्रयत्न अनंतर्यत्वात्, पहले कहेगा उत्पत्ति मत्वात्। इसी हेतु को रखता हूँ यदि, तो ये तो कमजोर है, इसको कैसे आप ठीक करो, जो है तो कमजोर है वो ठीक कैसे होगा? बाद में सुधार किया ना उसने, बाद में तो दूसरी बात जोड़ा, उसको हेतु में नहीं जोड़ सकते पहले। नहीं तो मैं जोड़ेगा तो फिर आपको ऐसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। हम निग्रह स्थान में पढ़ेंगे, कभी कभी चर्चा में बाद में शास्त्रार्थ में नियम हो जाता है कि एक ही हेतु एक ही उदाहरण रखना है, और दो रखेंगे तो मार खाएंगे, आप परास्त हुए माना जाएगा। आप बाद में रख सकते हैं,
संवाद जहाँ होता है वहाँ आप रख सकते हैं। अब ईश्वर के लिए सिद्ध करने के लिए कभी कभी एक बात से सिद्ध नहीं होती है, तो साथ में दो बात जोड़कर वो बताना पड़ता है। ईश्वर सर्वज्ञ क्यों है, क्या तो देंगे आप? सर्वज्ञ क्यों है? क्यों भाई? कुछ सोचा करो, न्याय दर्शन खत्म हो रहा है, कोई पूछेगा ईश्वर सर्वज्ञ है क्यों? न्यायकारी दे सकते हैं। सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञ आवश्यक नहीं है, न्यायकारी इससे हो जाएगा। सर्वव्यापक, यही मैं सोच रहा था, कोई कमजोर है तो रखे, तो सर्वव्यापक कमजोर हो गया। जैसे ही आप कहेंगे सर्वव्यापक, फट कहेगा आकाश सर्वव्यापक, क्या आकाश सर्वज्ञ है? ये प्रश्न उठाएगा। तो इसलिए वहां जोड़ना पड़ेगा सर्वव्यापक चेतन होने से। और यदि केवल चेतन कहेंगे तो जीवात्मा चेतन है, खंडित होगा। जी केवल सर्वव्यापक कहेंगे तो आकाश सर्वव्यापक है, खंडन होगा। तो ऐसे वहां आपको रखना पड़ेगा, सर्वव्यापक चेतन होने से तो खंडित नहीं होगा, ऐसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसको भी जोड़ सकते हैं जोड़ यहाँ पर सकते हैं। कि शब्द ऐसा प्रयत्न वाला है, प्रयत्नानंतर वाला है, जिसका कि अ, उपलब्धि विनाश कारण नहीं मिलता। ऐसा रखना है, शब्द प्रयत्न के बाद होता है और पहले शब्द विद्यमान होने का कोई आवरण आदि उपलब्ध नहीं है। जी ऐसे रख सकते ऐसे हैं। रख सकते हैं, तब जाकर बनेगा। स्वामी जी, इसमें जो सब पक्ष दिया, हम्म। सूत्रकार तो यहाँ पे इनका उत्तर नहीं दे रहा, भाष्यकार नहीं दे रहा, तो आगे सूत्रकार भी देंगे इनको, ये सवाल हो गया। भाष्यकार ही देते हैं। हाँ, तो वो तो सूत्र के भाव को ही स्पष्ट करते हैं। ये महर्षि दयानंद में न्याय दर्शन के बहुत सारी बातें अपने ग्रंथ में जगह जगह प्रस्तुत करते हैं। पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी देते हैं, सिद्धांति को सिद्धांति देते हैं, जबकि सूत्र में तो कुछ ऐसे नहीं है। उसके भाष्य से ही पता चलता है, अर्थ प्रकरण से ही अर्थगम्य होता है। तो प्रकरण को देखेंगे तो जिस प्रकार यह खंडन है, प्रतिषेध है, अपी, तो अपी कहने से ये पता चल गया कि ये तीसरा पक्ष है और पहला व्यक्ति ही बोल रहा है। तो भाष्य से भाष्यकार ने उसको लिखा है, सूत्र शैली को गंभीर अनुध्यान करने से वही आता है। चलो, ये न्याय दर्शन का 5वें अध्याय का प्रथम अन्य पूरा हो गया। हाँ, तो जाति की चर्चा विशेष रूप से नहीं की थी ना, तो इसलिए यहाँ प्रस्तुत कर दिया। वहाँ विभाग नहीं किया था, खाली इतना बता देता कि जाति बहुत सारे होते हैं, निग्रह स्थान बहुत सारे होते हैं। कितने होते हैं ये नहीं बताया था, कैसे होते हैं ये भी नहीं बताया था, तो उनको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया। तो हम आज का पाठ यही रखते हैं। आगे निग्रह स्थान सरल है, जाति में थोड़ा गंभीरता से जाना पड़ता है। खंडन करने वाला किस स्तर पर, क्या सोचकर, किस आधार पर खंडन करता है, वो सब देखना पड़ता है। निग्रह स्थान पराजय स्थान है, लेकिन वो सरल है, स्पष्ट हो जाता है। और कल पढ़ेंगे उसको। शांति शांति शांति। सर्वे